हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जाएंगे सीक्वेंस का पार्ट नंबर 2। तो टॉपिक होगा हमारा सीक्वेंस नंबर पार्ट 2 के अंदर कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अब जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि सीक्वेंस इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, तो उसमें नेचर किस प्रकार की होती है। फिर बाउंडेड बिलो और अबव के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर इस सीक्वेंस की अपर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम बाउंडेड अबव बोलते हैं, लोअर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो बाउंडेड बिलो बोलते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस भी सेम टू प्रॉपर्टी रखता है। जैसे बाउंडेड की दो प्रॉपर्टीज थी, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव, ऐसे अपने पास होता है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस में एक होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और एक होता है अपने पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल अगर नेचर बनाई जाए तो ये कुछ इस प्रकार होता है। अगर सीक्वेंस की वैल्यू रखते जाए एक पॉइंट पर ये फाइनाइट वैल्यू देता है एट इन्फिनिटी। यहाँ पर भी किसी फाइनाइट पॉइंट पर पहुंच रहा है, और अगर मैं यहाँ पर इसके ग्राफ नेचर की बात करूँ तो ये कभी भी इस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा सेम वैल्यू पर। ये सपोज दैट किस प्रकार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1/n, और n को 1 2 3 रखते जाएं, क्योंकि फॉर ऑल n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, जो कि हम डेफिनेशन में बता चुके थे। तो यहाँ n को 1 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1, फिर 1/2, 1/3 अप टू 1/infinity बिकम्स 0। तो ये देखो यहाँ से रखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ 1, फिर नीचे 1/2, 1/3, ऐसे करते 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 यहाँ पर क्या मिला हमको 1/n पर 0। तो ये यूनिक लिमिट पॉइंट पे जा रहा है एट इन्फिनिटी। तो सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn अगर मेरा फाइनाइट वैल्यू दे, क्या दे वैल्यू, फाइनाइट, तब उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ऐसी सेम डाइवर्जेंट की डेफिनेशन आती है कि एट इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn हमको प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दे, तब हम उस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिएगा। बोला मत, चौक ले लेते हैं दूसरी, नोट कर लिया। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले। एग्जांपल्स क्या क्या आने वाले हैं हमारे पास, तो देखो हमें क्वेश्चन देगा कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस xn इज इक्वल टू, हमारे पास एक प्रॉब्लम दे दी 1/3 टू द पावर n। जैसा कि हमने अभी बताया था कि एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी या n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे अगर फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देता है तब हम उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं। अगर वो इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी दे रहा है हमको तो हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो इस सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं कि xn हमको ये दिया हुआ है, वी हैव xn इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर n एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3 टू द पावर n, वैल्यू रख देंगे 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी। अब यहाँ एक रिजल्ट सुन लेंगे कि a पावर इन्फिनिटी gives infinity when a is greater than 1, gives 0 when a is less than 1, और gives 1 if a is equal to 1। कि यदि a मेरा 1 होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, a लेस देन 1 होगा तो हमेशा 0 देगा, a is greater than 1 होगा तो इन्फिनिटी देगा। तो 3 किससे बड़ा है, 1 से, तो ये वैल्यू कितनी देगा हमको, इन्फिनिटी। तो और 1/infinity कितना होता है, 0, और 0 कैसा नंबर है, फाइनाइट। तो इसका मतलब सीधा सीधा xn क्या हो गया हमारे पास, xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नोट कर लीजिएगा। एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या कह रही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं प्रॉब्लम अब लेने जा रहा हूं।
ये बोल रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ लिखा है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/3 4 और प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में लिखा हुआ 1/n। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ हमको और इसकी कन्वर्जेंस चेक करा रहा है। यही कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। ये जो सीक्वेंस दिखा हुआ है, सीक्वेंस को किस प्रकार लिखते हैं, ऐसे ऐसे। इज डाइवर्जेंट, क्या हो गया, डाइवर्जेंट, मतलब इसकी वैल्यू क्या नहीं मिलेगी हमको, फाइनाइट एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सॉल्व करते हैं, देखेंगे इधर सॉल्यूशन। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, तो 3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुकी है अब तक, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसको एक्स एन कंसिडर कर लेते हैं कि लेट एक्स एन इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है 1 + 1/2 + 1/3 + +1/n। अब इसको निकालना एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी, तो हम ऊपर देखेंगे यहाँ प्रॉब्लम में जो हमारे पास न्यूमरेटर की टर्म है वो सेम आ रही है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और नीचे 1 का डिफरेंस आ रहा है, और सारी प्रॉब्लम्स n तक जा रही है। तो हम इसको लिखेंगे 1 अगर सेम है 1 ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या चेंज हो रहा है 1 2 3, तो इसको मैं समेशन में लिख दे रहा हूँ r फ्रॉम 1 to n, और ये लिख दिया n। बोलो सही है कि नहीं। देखो अगर r को रखना स्टार्ट करेंगे 1 मिलेगा, फिर +1/2 समेशन है तो आगे जाने पे प्लस लगाएंगे। अब इस प्रॉब्लम को किस पे पूछा था उसने, एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट ले लेते हैं यहाँ से, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सम फ्रॉम r कैरी 1 to n 1/n। अब एक रिजल्ट होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कि वी हैव, जो इंटीग्रल कैलकुलस का एक रिजल्ट है उसको यूज करेंगे हम कि अगर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी है और सम फ्रॉम r1 to n है, तो ये वैल्यू हमको देता है इंटीग्रल 0 to 1, और r अपॉन यहाँ से मिलता है हमको x, और 1/n मिलता है हमको यहाँ से dx। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ यूज कर देंगे। ये हमको कितनी वैल्यू देगा, इंटीग्रल 0 to 1। अब इसमें r नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, r से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, यहाँ कितना आता, हमने एक गड़बड़ कर दी है इस प्रॉब्लम को लिखने में। यहाँ पर n तक जा रहा तो यहाँ r आएगा, तो r को डिवाइड n से कर दिया है और यहाँ पर n से मल्टीप्लाई, तो ये 1/n हमको क्या देगा dx, और ये r/n हमको क्या देगा x। तो सीधे सीधा हमारे पास ये प्रॉब्लम जो बन के आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू बनेगा 0 to 1 1/x इंटू dx। तो ये हो गया हमारे पास log x इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1, ये बना log 1 माइनस log 0, और ये वैल्यू देगा log 1 0, और log 0 माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, और विच इज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब एक्सन क्या हो गया मेरे पास, एक्सन इज डाइवर्जेंट। तो लिख लेंगे इसको। अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लेंगे, वह भी इस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई है और सेम इसी रिजल्ट पर पूछी गई है, इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड रिजल्ट पर। तो दूसरी प्रॉब्लम लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 3 है वैसे आज की हमारी। एक और एग्जांपल, to prove that limit n tending to infinity 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 1/n plus 3 plus ... 1/n plus n। एक प्रॉब्लम और बोल रहा है इसको, ये इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। ये 2016, 17, 18 में 3 बार लगातार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। और अदर यूनिवर्सिटी में तो ये कई बार आ चुका है, सारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एक्स एन के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं कि लेट एक्स एन मेरे को दिया है 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus 1/n plus 3 plus ... plus 1/n plus n। xn इज इक्वल टू, और करके मैं इसको फिर से वही रूप देने वाला हूँ, सम फ्रॉम r1 to n 1/n प्लस, देखो
यहां तक 1 भी फिक्स था, n भी फिक्स था, सारी टर्म में क्या चेंज हो रहा है, n, और कहां से आ रहा है, 1 से लेकर n तक, तो r1 to n। अब इसकी जगह क्या लिख दो, सीधा सीधा r की वैल्यू पुट करते जाएंगे, दोबारा हमको ये एक्सपेंशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इंटीग्रल कैलकुलस की डेफिनेशन यूज करनी है, तो लिमिट ले लेते हैं कि टेकिंग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सम कैरी फ्रॉम r1 to n 1 अपॉन, अब मैं यहाँ से n कॉमन कर रहा हूँ, जैसे ही n कॉमन किया 1 प्लस r अपॉन n हो गया, और r अपॉन n को हमने क्या कहा था अभी, x, और 1 अपॉन n को क्या बोला था, dx, और इस टोटल एक्सप्रेशन को इंटीग्रल 0 to 1, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, 0 to 1 कितना हो गया पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया हमारे पास, और नीचे वाला प्रॉब्लम क्या बनेगा, 1 अपॉन n, ये हो गया dx और ये x, तो बना 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल हो गया मेरे पास लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0, तो यहाँ से मिला log 2 और log 1 0, तो इसका मतलब क्या वैल्यू मिल गई, फाइनाइट, और फाइनाइट मिलते ही हम क्या कह देंगे, एक्शन हमारा कन्वर्जेंट हो गया, तो एक्शन क्या बना इस केस में, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हैंस सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज CGT एंड कन्वर्जेंस टू log 2। ये कन्वर्जेंट तो है बट कन्वर्जेंट होगा भी किस पे आता है, log 2 पर, ठीक है, लिख लेंगे सारी प्रॉब्लम को। अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, देखो जितने तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन में सारे के सारे डिस्कशन करता हूं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने टॉपिक यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे इधर, अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम ले लेते हैं। वो प्रॉब्लम है हमारे पास एक और नेक्स्ट एग्जांपल, आज का 4th एग्जांपल, कि सिद्ध कीजिए प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या इसे हटा दीजिए, सीधे सीधे प्रॉब्लम इस प्रकार लिखते हैं, xn इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n। एक सीक्वेंस दिया हुआ बोल रहा है इसको कन्वर्जेंट प्रूफ कीजिए, इज कन्वर्जेंट। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट कहाँ जानी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू पर। दूसरी बात ये सुनेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाया था कि अगर मैं पॉजिटिव टर्म से सीक्वेंस की चलना स्टार्ट करूं या नेगेटिव टर्म से, तो वो दोनों वैल्यूज सेम देना चाहिए, तब आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आया होगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ इस प्रॉब्लम में। अब अगर ये सेम वैल्यू पे जा रहा है, n के ऊपर डिपेंड कर रही है वैल्यू, मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखना इधर देखेंगे एक मिनट, कि xn को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n। अगर n मेरा यहाँ पर ओड है, विषम संख्या है, और n यहाँ पर मेरा इवन नंबर है, इवन नंबर है तो डिग्री पॉजिटिव आ जाएगी, और ओड नंबर है तो डिग्री एक्सपेंड होने के बाद नेगेटिव आ जाएगी। अब अगर n की वैल्यू यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करें, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, सॉल्व होता होता सेम वैल्यू क्या देगा 1 एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे ही n को इन्फिनिटी करा हमने तो 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी सीधे से आगे मिल गया 1 माइनस 0, तो ये 1 मिला। ऐसे इसको एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक करते हैं, जैसे 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये भी क्या दे रहा है हमको वैल्यू 1, ये भी क्या दे रहा है वैल्यू 1। तो दोनों ही केस में ओड केस या इवन केस अगर वैल्यू सेम मिल रही है, क्या मिल रही है सेम, तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा कन्वर्जेंट। दूसरी बात यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कन्वर्जेंट के लिए, कि अगर कोई सीक्वेंस की सारी टर्म एक फाइनाइट पॉइंट पर जाती हैं, किस पर जाती हैं, एक फाइनाइट पॉइंट पर, तब वो मेरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाता है। कहोगे अगर अलग अलग फाइनाइट पे जाएंगे तब उसको क्या कहेंगे, अगर सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग पॉइंट पर जाती है, बट फाइनाइट पॉइंट दे रही है वो एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर भी, तब हम उस सीक्वेंस को कहते हैं ऑसिलेटरी, के उनके बीच में ऑसिलेशंस करेगा, कभी सीक्वेंस यहाँ जा रहा होगा, कभी ऐसे जा रहा होगा, कभी ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको अभी इस एग्जाम्पल के बाद डिस्कशन करेंगे ऑसिलेटरी होता है क्या है अपने पास। तो देखेंगे इधर, तो मेरे पास यहाँ से प्रॉब्लम बनकर आई एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो केस फर्स्ट, इफ n इज ओड,
अगर n ओड है तो एक्स एन हमारे पास कितना है 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन हमको क्या देगा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, वैल्यू मिल गई 1। सेम इधर ले लेते हैं सेकंड केस, केस 2 कि इफ एक्स एन इज क्या है अपने पास इवन, एक्स एन इज इवन, अगर एक्स एन सम संख्या है तो एक्स एन यहाँ से कितना मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन। और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे ही एक्स एन किया यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी मिला और 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो सीधे सीधे यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिल गई इसकी 1। अब यहाँ से जो रिजल्ट बना, इस रिजल्ट बनने का मतलब ये हुआ कि ये अगर ओड एन के थ्रू जा रहे हैं या इवन एन के थ्रू जा रहे हैं हम, तो सेम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं और वो पॉइंट क्या है हमारे पास 1, तो सेम पॉइंट पर वैल्यू जा रही है, इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्ज का मतलब एक तरफ ही जा रहा है, तो हेंस करके हम इसको लिखेंगे या हेयर सीक्वेंस गिव्स सेम वैल्यू इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस के दोनों केस में हमको सीक्वेंस ने क्या वैल्यू दी है सेम वैल्यू। तो सो एक्शन इज सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट। कैसा हो गया कन्वर्जेंट। अब आपके दिमाग में जो अभी मैंने बात करी थी कि अगर सीक्वेंस फाइनाइट वैल्यू देता है बट अपोजिट अलग अलग आती है, तब उसको क्या कहेंगे। अच्छा, तो बहुत सारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर सीक्वेंस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों एक साथ दे तब क्या कहेंगे, तब उस केस में सीक्वेंस कहलाता है मेरा ऑसिलेटरी। कैसा ऑसिलेटरी, तो नोट कर लीजिएगा पहले, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेशंस जैसे फिजिक्स से याद आ रहा होगा आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशंस ही मोशन को डिफाइन करते हैं, चाहे वो एसएचएम हो, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो डीएम हो। डीएम मतलब डैम्प्ड मोशन, एफएम मतलब फोर्स्ड मोशन, और एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। करते तो सभी में ऑसिलेशंस है। खैर वहाँ नहीं जाएंगे हम, यहाँ जाएंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ओहो, मोशन नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखो न्यूटन का नियम लग गया यहाँ पे। आप कहोगे न्यूटन का नियम कहाँ से आ गया, तो न्यूटन का नियम पहला ये कहता है कि यदि वस्तु गतिमान है तो गतिमान में रहेगी। अभी मैं बात किसकी कर रहा था, मोशन की, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया मोशन। तो ये न्यूटन का पहला नियम था जो कि साइंटिफिक ट्रूथ होता है रियल लाइफ में हर समय। तो देखो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या कहलाता है, तो देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। फर्स्ट वन इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस और सेकंड वन इज ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। देखो सेमेस्टर वालों सुन लो, तो जितने सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं इस बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आई थी। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख जाती है कि इफ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स या 2 लिमिट्स, इसकी वैल्यू 2 लिमिट के बीच में लाई करती है तो क्या कहते हैं उसको सीक्वेंस। बट ये तो वर्ड ही लिखना गलत है, लिमिट हमेशा यूनिक होती है, लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, वो डिस्कशन करेंगे हम। तो अगर ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो तुम उसको कंप्लीट लिख के आओगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या आप ऑसिलेटरी फाइनाइटली भी डिफाइन करके आओगे, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली भी डिफाइन करके आओगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इफ वैल्यू ऑफ सीक्वेंस एक्शन लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स के बीच में लाई कर रही है इसकी वैल्यू, तो मेरे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा। वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकते हैं, +1 -1 हो सकते हैं, +2 -2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फाइनाइटली होगा तो फाइनाइटली सीक्वेंस बोल देंगे, इनफाइनाइटली होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि इफ अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस या वैल्यू ऑफ सीक्वेंस लाइज बिटवीन 2 फाइनाइट पॉइंट्स, लाइज बिटवीन 2 फाइनाइट पॉइंट्स इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल क्या है, एक्स एन बराबर -1 टू द पावर n। मैंने एग्जांपल पहले दिन ये लिखा भी था, अगर याद हो आपको, पहली वीडियो देखी हुई। अगर मैं n को ओड करता हूँ, जैसे n की वैल्यूज रखना स्टार्ट करता हूँ, तो -1 +1 -1 +1 यही मिलता चला जाएगा। या इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, -1 n इज ओड
+1 n इज इवन, तो हमेशा इस केस में हमको क्या मिलेगा, ये -1 एंड +1, इन दोनों के बीच में ही इसकी सारी वैल्यूज लाई करती रहेंगी। ना तो एक फाइनाइट पॉइंट -1 पे जा रहा है, ना ही एक फाइनाइट पॉइंट ये +1 पे जा रहा है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस लाइज बिटवीन टू इनफाइनाइट पॉइंट्स, अब टू इनफाइनाइट मतलब +∞ और -∞, यही होते हैं वैसे। तो उस प्रकार के सीक्वेंस को हम नाम दे देते हैं ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। अब इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ xn इज इक्वल टू -1 to n। देखो n किस किस के, ये अगर इसको छिपा लिया है, ये किसके बीच में लाई करता है, +1 एंड -1। तो ओड केस में -n, इवन केस में +n। तो देखो क्या बनेगा, -n +n, n इज ओड, n इज इवन। तो हम यहाँ पर अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं इस xn पर, तो हमको -∞ मिलेगा, +∞ मिलेगा, n इवन n ओड। तो दोनों केसेस में वैल्यू किस किस के बीच लाई कर रही है, -∞ और +∞। तो सच काइंड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ सीक्वेंस, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरम्स। तो आपने अगर पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया पहले उस लेक्चर को देखें, तब इस लेक्चर को पढ़ने में तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने जैसे कि पहले बताया कि हमारे चैनल पर सारी की सारी प्लेलिस्ट वाइज टॉपिक पर अरेंज किए गए। अगर आपको पीछे की जो वीडियोज छुटी हुई हैं वो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, बने रहिए।